चलो तो बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिए थे, जहाँ पे कि हम लोग को दो लूप में एक साथ मूव करना था और उससे हमें निकालना था रेसिस्टेंस। पहले हम लोग करंट निकाले थे और करंट निकालने के बाद वी ए माइनस वी बी निकाले थे, मतलब 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। और इसमें क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 ओम है, ये 2 ओम, एक रेसिस्टर यहाँ भी है, एक इधर भी है, एक यहाँ पे सेल है, फिर एक रेसिस्टर यहाँ है, और एक यहाँ पे। तो सबका नाम रख दूं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी और डी यहाँ है, ई यहाँ है और एफ यहाँ है। ओके, दिस इज R1, दिस इज R2। यहाँ का रेसिस्टर हमें नहीं पता, बट यहाँ पे जो करंट है वो है 5 एम्पियर, ठीक है। यहाँ 5 एम्पियर, तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे कितना, 2 एम्पियर। ये 1 वोल्ट का सेल है, इस बात का ध्यान रखना है, और ये 2 वोल्ट का सेल है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ वी ए इज 0 देन फाइंड वी बी इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कि इस पूरे सर्किट में आपको पोटेंशियल एट पॉइंट ए दिया हुआ है 0। अभी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको वी एट ए कितना दिया हुआ है, 0। और आपसे क्वेश्चन जरा पूछ रहा है कि जरा ठीक है, ये तो ठीक भाई, तो वी बी भी बता दो कितना होगा, ठीक है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आपको थोड़ा सा सोचना है। सोचते हैं, हमको वी ए दिया हुआ है और वी बी हमें चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं, बहुत ही सिंपली चलेंगे, बहुत सिंपली चलेंगे। एक बात हमको बताओ, अगर हमको ये पोटेंशियल दिया हुआ है, किसी तरीके से हम यहाँ से घूमते हुए यहाँ चल जाएं, तो हमको वी बी निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम वी ए से वी बी की तरफ जाएंगे, बीच में ये एक रेसिस्टर आ रहा है, और इस रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा वो निकालने के लिए हमको आई आर चाहिए। करंट तो हम निकाल लें, बट हमें रेसिस्टेंस नहीं पता, तो फिर ये दिक्कत है। तो हम एक काम करते हैं, इस रास्ते के थ्रू नहीं जा सकते क्योंकि हमको एक पॉइंट का रेसिस्टर पता ही नहीं, बट इस रास्ते के थ्रू जा सकते हैं क्या। देखो तो, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर ऐसे गए, तो यस दिस इज पॉसिबल। इसका भी रेसिस्टेंस पता है, इसका वोल्टेज पता है, और इसका भी वोल्टेज पता है। तो ठीक है, हम लोग यही रास्ता लेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। देखो जरा तो, ये रेसिस्टेंस मतलब ये करंट हमको पता है कितना, 2 एम्पियर। थोड़ा सा पहले मिटाने दो हमको।
ये 2 एम्पियर गिवन है और यहाँ गिवन है 5 एम्पियर। मतलब समझ में आ रहा होगा, यहाँ से 2 एम्पियर आया इस रास्ते के थ्रू, यहाँ से कितना आया होगा 3 एम्पियर, और तभी दोनों मिलके ये दोनों क्या बना, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर। नोडल एनालिसिस से किरचॉफ्स का लॉ ऐसा भी था कि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ से जा रहा है 5 बट आता हुआ दिख रहा है 2, मतलब पक्का है कि यहाँ से 3 आ रहा होगा। अभी चलो, ऑन मूविंग फ्रॉम A to C to D to B, A से C और फिर D और फिर B पे गए। चलो देखो A से चलना शुरू किए, VA प्लस से माइनस तो -1, फिर रेसिस्टर आया 2 ओम का, करंट इधर है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो राइज होगा। प्लस करंट कितना था 3, रेसिस्टेंस कितना था 2, फिर डी पे आए, फिर से ये प्लस तो माइनस आया एक रेसिस्टेंस मतलब सेल, तो -2 इज इक्वल टू वी बी। चलो वी ए हमको पता है कितना 0, तो 0 माइनस ये हो जाएगा 6 और 2 और 1 3, तो बचेगा +3 इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। आंसर कोई कष्ट तो बताइएगा। ठीक है, सिर्फ आपको मूव करना है। सेल आया, प्लस से माइनस क्रॉस करेंगे, यहाँ पे करंट का एक्शन पहले तो नहीं देखना, सेल है तो प्लस से माइनस क्रॉप करें मतलब हमको ड्रॉप मिला, ड्रॉप मिला मतलब कि माइनस होगा, और सेल आया -2 प्लस गए मतलब राइज हुआ, राइज हुआ मतलब कि प्लस होगा। अगर रेसिस्टर है रेसिस्टेंस पता है तो करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आई आर का ड्रॉप मिलेगा। रेसिस्टर है रेसिस्टेंस पता है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आई आर का राइज मिलेगा। दिस इज ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पे है पॉइंट ए, ये रेसिस्टेंस है 4 ओम का, यहाँ से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, फिर ये सेल आया जो कि 3 वोल्ट का है, एक रेसिस्टेंस आया जो कि 2 ओम का है, ये ओम 1 ओम का फिर से रेसिस्टेंस, और यहाँ पे पॉइंट है बी, फिर ये 5 वोल्ट का एक सेल आया और यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस है नहीं पता, ये वाला रेसिस्टेंस हमें पता है 5 ओम, और यहाँ पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे पॉइंट डी है कितने का 3 एम्पियर का, और 1 एम्पियर का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जो पॉइंट है वो है सी, इसका रेसिस्टेंस हमें नहीं पता, एंड वी हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी कितना होगा। तो ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे पहले आपको करंट का सोचना है,
आपको VA से स्टार्ट करना है, VB पे जाना है, चाहे किसी भी रास्ता के थ्रू जाइए। अभी रास्ता का आप सुविधा वाला देखेंगे जहाँ सब कुछ दिया हो, रेजिस्टेंस सब दिया हो, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है, देखो जरा सॉल्व होता है। देखो सबसे पहले आपको करंट सोचना है, यहाँ से 2 एम्पियर आया था, यहाँ पे कितना होगा 2 एम्पियर। अब जरा सोचो तो यहाँ पे ये एक ऊपर गया और 3 नीचे गया, मतलब यहाँ से आया कितना होगा 4 एम्पियर। मतलब ये कि यहाँ से 2 एम्पियर आया और यहाँ पे 4 एम्पियर है, मतलब पक्का ही यहाँ से कितना आया होगा 2 एम्पियर, जो कि नहीं दिया था, हिडन था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए करंट हमेशा सोचना है, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, करंट हमेशा सोचना है आपको। तो आपके पास नेट करंट का आपको ब्यौरा चला गया, हर लाइन में कितना कितना है। अब आपको VA से स्टार्ट होना, VA करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप 2 इंटू 4 का, माइनस से प्लस राइज होगा +3 वोल्ट, करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप -2 इंटू 2। और आप यहाँ से B पे आएंगे तो यहाँ पे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करना है, करंट ऊपर है और आप यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं VB जाने के लिए। जब आप उल्टा आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइज कितने का 2 इधर और 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कहाँ पहुंचे VB, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू +8 -3 +4 -2। अभी जरा सॉल्व कर लो, 8 4 12 -2 गया 10, 7 वोल्ट। बहुत ही सिंपल होता है, ये सब बहुत सिंपल होता है, बस आपको करंट का ध्यान रखना है, करंट का ध्यान रखिएगा, सारा काम होगा। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल डन। नेक्स्ट कम्स द इलेक्ट्रिक सेल, एक नया हेडिंग है। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा सा चीज है, देखिए, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एक बात और याद रखिएगा कि हर एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, थोड़ा इसको आगे और अच्छे समझाएंगे, अभी बस लिख लो, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, उसके बारे में। लिखिए, इट रिप्रेजेंट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, इट represents the obstruction offered, represents the obstruction offered by the electrolyte of the cell, by the electrolyte of the cell in the path of flow of ions, in the path of flow of ions। मतलब आपको ये सोच के चलना है कि एक सेकेंड,
हाँ, तो आपको सोच कर ये चलना है कि सेल का जो भी पाथ है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप सब लोग जानते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या भाई, तो आप सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद पढ़े होंगे, एक बार फिर से बता ही देता हूँ। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है, आपने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, तो वहाँ इन सब जगह आया होगा। इस मीडियम को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आपने इन दोनों को कनेक्ट करा किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ एक्सटर्नल सर्किट में, और इंटरनल में ऐसे फ्लो करेगा। तो ये जो इंटरनल फ्लो में जो रेसिस्टेंस मिलेगा आयंस के मूवमेंट को, दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ता हूं। चलो, इंटरनल रेसिस्टेंस का बात हम लोग कर लिए। उसके अलावा एक और चीज होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चलो वो देखो क्या होता है। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसका मतलब देखो, सेल के दोनों, अच्छा इसका शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। तो ध्यान रहे, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो ये सेल है, बोलो सर ये सेल के साथ आप एक रेसिस्टेंस क्यों बनाए हैं, तो दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब जब आप एक सेल बनाते हैं तो एक्चुअली में आप ऐसा कुछ दिखा रहे होते हैं, दिस इज अ सेल। आपके एक बैटरी का मतलब ये होता है कि आपके उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है और साथ में एक रेसिस्टेंस भी है। अब इस बैटरी के दोनों टर्मिनल पे, चाहे एक टर्मिनल ये और ये, इन दो टर्मिनल का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। और अगर यही सर्किट क्लोज कर दें तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू होगा, और उसके बाद जो निकलेगा इसके टर्मिनल पे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट ईएमएफ। ओके, तो लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। It is the potential difference across the terminal. It is the potential difference across the terminal. मैंने potential difference को PD लिखा है। Potential difference across the terminals of the cell when it is in open circuit. When it is in open circuit, जब सर्किट ओपन था तब उस सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। दैट इज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, दैट इज नो current is flowing through the cell. That is no current is flowing through the cell. तो EMF is equal to work done per unit charge। ये बड़ा अजीब चीज है पर ध्यान रखना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिखने में बड़ा ही अजीब लग रहा हो, भले ही लग रहा हो कि यार ये क्या हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट एक्चुअली में दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट, या फिर इसको आप
जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं यहां से, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ओके, चलिए लिख लिया इतना, चलो लिख लिए तो फिर थोड़ा सा काम को और आगे बढ़ाएं। ये देखो, ये है एक सेल और यहाँ पे है एक रेसिस्टर, ठीक है। ये रहा एक सेल और यहाँ एक रेसिस्टर, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अभी जरा देखो, यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया, हो गया ये सेल कंप्लीट। यहाँ पे EMF इज ई, रेसिस्टेंस इज आर। अब जरा देखो, थ्योरी कंटिन्यूड है, अभी कोई नया टॉपिक नहीं। जरा सा हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, VA आगे बढ़े प्लस से माइनस तो माइनस ई। अभी यहाँ जो भी करंट हो, एक मिनट रुको, करंट होगा क्या? इफ आई एम आस्किंग अबाउट कि ये एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो क्या यहाँ करंट होगा? नहीं होगा ना। तो -0 और पहुंच कहाँ गए? VB पे। अभी पूछो यार जीरो क्यों लिखा मैंने? एक्चुअली मुझे लिखना था IR माइनस IR, बट इफ I इज जीरो तो I इंटू आर इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ से VA माइनस VB कितना आया? E आया। यही आपको समझना है कि अगर ये सर्किट ओपन है तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, ये इसका वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है क्योंकि करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो इसलिए बोले EMF is the actual potential difference which is to be generated by the cell, neglecting that internal resistance, and if the circuit is closed, if the circuit is closed, then that internal resistance also comes into play, also comes into action, and then now the actual potential difference is lower than which is to be expected from that cell. अगर आपने इस सर्किट को क्लोज कर रखा है तो क्लोज करने के बाद अभी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, चूंकि क्लोज करा तो आप उस सर्किट में अब करंट आएगा, और जैसे ही उस सर्किट में करंट आएगा तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था जो अभी तक जीरो था, अब वो एक्शन में आएगा। नाउ इट विल कम इनटू प्ले। जैसे ही वो एक्शन में आया तो अभी अभी आपने जिस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करा था वो अब नेग्लेक्ट नहीं होगा और सीधा सीधा अब दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, अब I इंटू आर जो भी होगा वो उस माइनस होने के वजह से, वो माइनस होने की वजह से व्हाट यू कैन से कि जो पहले था EMF उससे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में उसके बराबर एक्चुअली उससे ज्यादा होगा। ये दो केस है, जब कभी ज्यादा कभी कम होता है। तो अभी ये कहना थोड़ा गलत है कि ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा भी कहा, मैंने कम कह चुका हूं मैं। और यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ कुछ वैल्यू आएगा तो अगर कुछ आता तो अगर ये क्लोज होता तो ये इधर आकर प्लस होता, मतलब समथिंग एक्स वाई एंड जेड, तो कुछ ज्यादा ही होता। तो ज्यादा और कम दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना। कैसे कब ये अभी मैं दिखा लूंगा, अभी जस्ट अलग अलग केस बताकर। तो 2 मिनट वेट कर लो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। EMF किस पे डिपेंड करता है, और एक्चुअली में चांसेस है कि अगले क्लास से ऑफलाइन बुलाऊं, तो आज थोड़ा कम ही लूं। EMF डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अभी एक छोटा सा नोट है, ले लीजिए। इट नेवर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ सेल, it never depends on shape and size of cell,
सेल के शेप और साइज पे इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका 2 केस है और उस 2 केस पे फिर न्यूमेरिकल भी है, तो सोच रहा हूँ कि क्या अभी ही उसको, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास, ज़्यादा लूँगा भी नहीं। तो एक काम करता हूँ, आज इतने पे ही रोक देता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैंने वो 2 केस ले लिया तो अगले दिन आपको फिर वापस से रिलेट करने में दिक्कत होगी। तो अगले दिन हम लोग इस 2 केस को लेंगे और वहीं से आगे कंटिन्यू कर जाएँगे, ठीक है? चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।